सरोज की शादी बचपन में तय हो गई थी, लेकिन आज उसे मंडप से उठा दिया गया था। उठो सरोज, ये शादी नहीं हो सकती। ये कहते हुए उसे मंडप से जोर से बाहर की ओर धक्का दे दिया गया, जिससे वो बुरी तरह कांप उठी। बाहर पीछे कालीन से उठने की कोशिश की तो किसी ने हाथ के इशारे से उसे वहीं रुकने का आदेश दे दिया। आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इतनी बेदर्दी से आज उसे सबके सामने धुतकार दिया गया था। हाँ, रोहन उसे भरी मंडप में रोता हुआ छोड़कर चला गया था और उसे बदचलन लड़की साबित करके उसे अपना हाथ झाड़ चुका था। दुल्हन बनी वो अपने बसने से पहले ही उजड़ने का मातम मना रही थी। अब यहाँ बैठ कर क्या आंसू बहा रही हो? दफा हो जाओ इस घर से। तुम जैसी बदचलन लड़की की इस घर में कोई जगह नहीं। इंद्रावती ने उसको बाजू से पकड़कर उसे दरवाजे की तरफ धक्का दे दिया। वह अपने भारी लहंगे में लड़खड़ाती हुई वहीं उलझकर गिर पड़ी। अगर नितिन समय पर उसे थाम न लेता तो शायद वो बुरी तरह चोटिल हो जाती। क्या कर रही हो आंटी जी? यह आपकी होने वाली बहू है। आप इसके साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? नितिन की आवाज़ में दर्द गुस्सा दोनों थे। चुप रहो, तुम भी बराबर के हिस्सेदार हो। रातों को आधी आधी रात तक इस लड़की से मिलते थे ना। तभी तो इसे सुबह सुबह उठकर पहले नहाना पड़ता था, फिर जाकर पूजा पाठ करना पड़ता था। अपनी आंटी की ये बात सुनकर सरोज का जी चाहा कि वह उनका मुंह नोच ले। इतना घिनौना इल्ज़ाम वह उस पर कैसे लगा सकती थी? ये अभी तक गई नहीं? विवेक ठाकुर ने सरोज की ओर देखते हुए गुस्से से दहाड़ लगाई। अंकल जी, मैं कहाँ जाऊँ? वह तड़पती हुई बोली। कहीं भी जाओ, लेकिन अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। विवेक ठाकुर के गुस्से से सरोज पहले ही डरती थी और इस वक्त तो वह इतने आग बबूला थे कि उसे लगा वह उस पर हाथ ही ना उठा दे। अंकल जी, ऐसा मत कीजिए प्लीज़, ये सब सच नहीं है। नितिन ने बेबसी से कहा। अच्छा, अब तुम हमें बताओगे क्या सच है और क्या झूठ है? जबकि सबूत तुम दोनों के खिलाफ चीख चीख कर गवाही दे रही है। विवेक ठाकुर गुस्से के मारे अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए। नितिन ने गुस्सा पीकर मुट्ठियां भींच ली, लेकिन सामने खड़े घरवालों ने पहले ही फैसला कर लिया था कि वह उन पर भरोसा नहीं करेंगे और ऐसे हालत में कुछ भी कहना बेकार था। भाई साहब, एक एहसान कर दीजिए मुझ पर, इंद्रावती ने विवेक ठाकुर के सामने हाथ जोड़ते हुए रोकर कहा। उन दोनों की शादी करवा दीजिए। इस लड़की ने आज मेरा सिर झुका दिया है। इसने किसी अनजान आदमी से नाजायज़ संबंध जोड़ लिया है, लेकिन मैं माँ हूँ। मैं नहीं चाहती कि ये नाजायज़ रिश्ते का कलंक लेकर इस घर से जाए। आखिर मुझे भी एक दिन मरना है और भगवान को अपना मुंह दिखाना है। अपनी विधवा भाभी को इस हाल में देखकर विवेक ठाकुर का गुस्सा और भड़क उठा। ठीक है पंडित जी, इन दोनों की शादी करवा दीजिए, उन्होंने झटपट फैसला सुना दिया। सरोज और नितिन ने एक दूसरे को आंखें फाड़ कर देखा, लेकिन दोनों में से किसी में भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। सब बड़ों ने मिलकर उनका भविष्य तय कर लिया था। अंकल जी प्लीज़, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मुझ पर भरोसा कीजिए, ये सब झूठ है। सरोज गिड़गिड़ा गई। बस अब और कुछ नहीं सुनना है हमें। अगर चाहती हो कि हमारी थोड़ी बहुत इज्जत बची रहे तो चुपचाप ये शादी करो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जान से ज़्यादा प्यार करने वाले उसके अंकल आज उसकी एक भी बात सुने बिना ही उसके जीवन का सबसे बड़ा फैसला सुना चुके थे। घर से निकालने की इतनी जल्दी थी कि सरोज की शादी वहीं करवाकर उसे रफा दफा कर दिया गया। सरोज तड़पकर माँ को बुलाने लगी। शारदा देवी ने मुंह फेरते हुए नाम में सिर हिला लिया। आंखों से बहते आंसू पोंछे कुछ ही पलों में सरोज और नितिन की शादी संपन्न करवा दी गई। नितिन चाहकर भी इस शादी से बच नहीं पाया, जबकि उसके चेहरे पर परेशानी उलझन साफ झलक रही थी। अब इसे यहाँ से निकालो, इस घर से। उसकी बड़ी आंटी ने सरोज का बाजू गुस्से से दबोचकर नितिन की ओर धक्का दे दिया था तो वह सीधे उसके सीने से जा लगी। ले जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन आप लोगों को सच्चाई का पता चलेगा उस दिन आप सब बहुत पछताओगे। नितिन की आंखों में आग थी, आवाज़ में दर्द। उस दिन तुम इन्हें माफ़ नहीं करोगी, समझी? वह सरोज से कहते हुए सब पर एक जख्मी नज़र डालता हुआ उसकी कलाई थामकर उसे घर से बाहर ले गया। इंद्रावती रोते रोते दहलीज को देखती रह गई। उनके आंसू तेज बहने लगे। संभालिए खुद को इंद्रावती। शैलेश देवी उन्हें सहारा देकर अंदर ले गई और पानी पिलाया। आज सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। कितना मान था मुझे, अपनी बेटी पर भरोसा था, विश्वास था भाभी जी। उसने एक पल में सब तोड़ दिया। आज ही उसकी शादी थी और आज ही वो बदचलन साबित कर दी गई।
कितना दर्द बर्दाश्त कर पाऊंगी, कैसे ये जख्म सह पाऊंगी। मैं मर जाऊंगी भाभी, मैं मर जाऊंगी। इंद्रावती फूट फूट कर रो पड़ी। शैलेश देवी ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। उनकी खुद की आंखें भी सूनी हो चुकी थीं। आज का दिन सबको ही रुला गया था। उधर सरोज बाहर निकलते हुए बार बार पलटकर उस घर को देख रही थी जहां उसका बचपन बीता था, जहां उसकी जिंदगी के कितने ही साल गुजर गए थे। हंसी खुशी, दुख और सुख, सब कुछ था और आज एक ही पल में सब खत्म हो गया था। नितिन ने अपने बाइक की ओर देखा और फिर नज़र उस लड़की पर डाली जो उसकी दोस्त बनी थी। आज उसी दोस्ती की कीमत अपने चरित्र पर लगे दाग से चुका रही थी। वो बेगुनाह थी लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। सरोज चलो, वह उसे आवाज़ देता हुआ आसमान की ओर देखने लगा जहाँ रात और गहरी होती जा रही थी। कहाँ लेकर जाओगे तुम मुझे? वह उसके पास आकर तड़पते हुए बोली। एक पल को नितिन चुप हो गया। तो क्या अब यहीं खड़ी रहोगी? निकाल दिया है उन्होंने तुम्हें घर से, अब कहीं तो जाना पड़ेगा ना। वह अपना गुस्सा दबाते हुए झुंझलाकर बोला। वही तो पूछ रही हूँ, कहाँ लेकर जाओगे मुझे? सरोज ने अपने आंसू पोंछते हुए माथे पर गिरे बल डालकर पूछा। कहीं भी ले जाऊंगा, पहले यहाँ से निकल तो लूँ, नितिन की चिड़चिड़े स्वर में कहा और बाइक पर बैठ गया। मजबूर होकर सरोज को भी उसके साथ बाइक पर बैठना पड़ा। यार अपना लहंगा संभालो, नितिन ने गर्दन मोड़कर कहा तो सरोज ने एक हाथ उसके कंधे पर रखा, दूसरे हाथ से अपनी मेहंदी लगी हथेलियों को देखने लगी जिनकी लालियां अभी उसे चुभ रही थी। नितिन ने बाइक स्टार्ट की और सड़क पर बढ़ा दी। हे भगवान, मैं इस लड़की को कहाँ लेकर जाऊं? नितिन के मन में उथल पुथल मची हुई थी। सारा शहर जानता है इंसान जितने चाहे इल्ज़ाम लगा ले, सच को बदला नहीं जा सकता। बाइक पर घूमते घूमते करीब 1.5 घंटा हो चुका था लेकिन नितिन को समझ नहीं आ रहा था कि वह सरोज को लेकर कहाँ जाए। वह खुद यहाँ एक मुसाफिर था, दोस्तों के साथ एक छोटे से कमरे में रहा करता था और इस हालत में सरोज को वहाँ ले जाना उसे ठीक नहीं लग रहा था। लगातार सोचते सोचते उसका सिर दर्द से फटने लगा। बाइक रोको, अभी के अभी बाइक रोको, अचानक सरोज ने कहा। नितिन ने आगे जाकर बाइक एक सुनसान सी जगह पर रोक दी। अब क्या नई मुसीबत आ पड़ी है? क्यों बाइक रुकवाई है? वह बाइक को स्टैंड पर खड़ा करता हुआ सरोज की ओर देखने लगा जो बाइक से उतरते हुए अपने आंसू पोंछ रही थी। उसकी आंखों में दर्द था लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी जिद उभर आई थी। नितिन ने आसपास देखा तो वह एक सुनसान इलाका था। सामने एक पुल वीराने में खड़ा था, उसके आसपास कोई नहीं था। उस वक्त सरोज को प्यास भी लगी हुई थी। तुम पागल हो गई हो का? इस सुनसान इलाके में बाइक क्यों रुकवाई तुमने? चलो जल्दी बैठ जाओ, नितिन ने बाइक पर बैठते हुए सरोज को बुलाया। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। तुम पिछले 2 घंटे से बाइक को सड़कों पर यूं ही घुमा रहे हो। तुम्हारे पास कोई ठिकाना नहीं है जहां तुम ले जा सको, इसलिए रुकवाया है मैंने। नितिन ने उसकी बात को काटते हुए कहा। तो क्या यहीं छोड़कर चला जाऊं तुम्हें, इस सुनसान जगह पर? तुम्हारे अपनों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, लेकिन मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ कि तुम्हें यूं ही अकेला छोड़ दूँ। मेरे अंदर इंसानियत आज भी मौजूद है। सही कह रहे हो, लेकिन आज मैं जिस दोराहे पर खड़ी हूँ वह तुम्हारी वजह से हूँ ना। उस रात ना मैं तुम्हारी मदद करती और ये सब कुछ ना हुआ होता। वह दो टूक अंदाज में बोली। सारा कसूर तो मेरा ही है, नितिन ने अपने अंदर के गुस्से को दबाते हुए धीमे शब्दों में कहा। तुम भी मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, जैसे मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ दिया था। तुम भी मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। उसने अपना सिर दोनों हाथों से थामते हुए नितिन से कहा। तुम मेरी धर्मपत्नी हो, इतना कच्चा बंधन नहीं होता कि इतनी जल्दी टूट जाए। ये भी सच है कि मेरे पास इस वक्त कोई ठिकाना नहीं है। और क्या नितिन? सरोज ने उसकी बात फिर से काट दी। छोड़ दो मुझे और एक काम करो, वह सामने जो पुल नज़र आ रहा है ना, मुझे उसके नीचे धक्का देकर गिरा दो ताकि तुम्हारी जान भी छूट जाए और सबकी जान भी छूट जाए। या फिर मैं खुद ही ये काम कर लेती हूँ, मैं खुद ही वहाँ छलांग लगा लेती हूँ ताकि सबकी मुश्किलें ख़त्म हो जाए। सरोज ने जज्बात में आकर सड़क के एक तरफ पुल की तरफ दौड़ लगा दी। नितिन ने मुड़कर उसे देखा और गुस्से में उसके पीछे दौड़ा। उसने उसका बाजू जोर से पकड़ा, अपनी तरफ खींचा तो वो सीधा उसके सीने से जा लगी। बहुत शौक है तुम्हें खुदकुशी करने का, तो आओ मिलकर करते हैं। एक साथ दोनों छलांग लगा लेते हैं, देखते हैं किसकी लक काम करती है। ये कहते हुए उसका हाथ थामे वह खुद भी पुल के ऊपर चढ़ गया। सरोज ने घबराकर उस सनकी इंसान को देखा। वह तो सच में मरने पर उतर आया था। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मेरा हाथ छोड़ो,
वैसे ही मैंने कहा, छोड़ो मेरा हाथ। क्यों छोड़ूं? बहुत शौक है ना मौत का खेल खेलने का, तो मिलकर खेल लेते हैं ना। नितिन उसे गिरने से पहले ही थामे हुए था। वह जानता था कि वह ये सब गुस्से और टूटे हुए दिल में कह रही है। सरोज जितना बाहर से मजबूत बनने की कोशिश करती है, अंदर से उतना ही कमज़ोर और डरपोक थी। भगवान के लिए छोड़ दो मेरा हाथ। सरोज ने ज़बरदस्ती अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, फिर दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और फूट फूट कर रो दी। नितिन ने गहरी सांस भरते हुए दाएं बाएं देखा। अभी वहाँ कोई नहीं था। वह बिल्कुल पुल के किनारे पर खड़े थे। नीचे पानी का शोर सुनाई दे रहा था, जो अंधेरी रात में डरावना मंजर पेश कर रहा था। नितिन ने उसके दोनों कंधों पर हाथ रखे उसे अपनी बाहों में भर लिया। मेरी बात गौर से सुनो सरोज, इस वक्त सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। अगर यूं ही लड़ते रहे तो कुछ भी नहीं होगा। जो हमारे साथ हुआ है, जिसने भी हमारे साथ ये सब किया है, उसे इसका हिसाब देना होगा। लेकिन उससे पहले हमें खुद को संभालना होगा। चलो मेरे साथ, वह नरम शब्दों में समझाते हुए उसका हाथ थामकर उसे पुल से नीचे वापस ले आया। सरोज ने भी अपने आंसू पोंछे। वह ठीक ही कह रहा था। खुद को बेगुनाह साबित करना था और उसके लिए पहले सिर छुपाने की जगह ढूंढनी थी। कुछ देर बाद दोनों फिर बाइक पर बैठे और अनजाने रास्तों की तरफ निकल पड़े, जहां उनका कोई ठिकाना नहीं था। सुमित उस वक्त दौलत और जीत के नशे में चूर था। टांग पर टांग जमाए बैठा सिगरेट के गहरे कस लगा रहा था। गहरी सोच में डूबा हुआ था, जबकि चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान तैर रही थी। सामने से वही लड़की बिगनी पहने हाथ में शराब का गिलास लिए उसके पास आई। उसके लिए ड्रिंक बनाई और अपने होठों से लगा चुकी थी। आज तो जश्न का दिन है सुमित, आज तो थोड़ी सी पी लो। वह उसकी गोद में बैठ गई, अपने कंधे उसके सीने से रगड़ती हुई, उसकी धड़कनों के करीब जाती हुई। सुमित ने शराब अपने होठों से लगा ली। अगले ही पल उस लड़की को अपनी बाहों में भरते हुए बिस्तर की तरफ बढ़ गया। लड़की ने उसकी गर्दन के पास बाहें डाल रखी थी, नशे में डूबी आंखों से उसे देख रही थी। अगले ही पल सुमित ने उसे कसकर बिस्तर पर पटक दिया। वह पूरे जिस्म से हिल गई। सुमित ने अपनी पैंट से बेल्ट निकालते हुए उसे गहरी नज़रों से देखा, उसके दोनों हाथ बांध दिए। सुमित, आज तो लगता है तुम मुझे पूरा खुश कर दोगे, नहीं तो शराब के नशे में तुम मुझे बीच में ही छोड़ देते और मैं तड़पती रह जाती हूँ। वह हंसते हुए बोल रही थी, लेकिन अगले ही पल सुमित उसके ऊपर झुका, तकिया उसके चेहरे पर रख दिया और उसकी सांसें थम गई। वह कुछ पल छटपटाई और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुमित पीछे हटा, उसके मृत शरीर को देखा और फिर थूक दिया। सुमित को धोखा दोगी? माय फुट, खुद को समझती क्या हो? अब ये कभी पता नहीं चलेगा कि तुम मरी थी या तुम्हें किसी ने मारा था। सुमित ने उसके बालों से एक डिवाइस निकाली, उसमें एक पिन और चिप लगी हुई थी। उसी चिप से वह उसकी सारी बातें सुन रहा था। सुमित ने चिप को हाथ में घुमाया, नीचे फेंका और अपने भारी जूते से उसे कुचल दिया। अगले ही पल कनेक्शन खत्म हो गया। सुमित को पकड़ना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया था। वह ठहाके लगाकर जोर जोर से हंसने लगा। इधर सरोज और नितिन अंधेरी रात में भटके जा रहे थे। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए हो? इतनी रात गए। नितिन उसे लेकर एक होटल में आया। जेब में हाथ डाला तो पैसे मौजूद थे। फिलहाल आज की एक रात काटनी थी, आगे कुछ न कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। सर, एक रूम चाहिए। वह रिसेप्शन पर बात कर रहा था, जबकि सरोज बाहर बाइक के पास खड़ी थी। उसने अपने भारी लहंगे का आंचल थोड़ा ढीला छोड़ रखा था। लाल जोड़े में सजी दुल्हन को देखकर लोग एक पल ठिठकते मुस्कुराते आगे बढ़ जाते। चलो आओ, वो बाइक पार्किंग में खड़ी करके सरोज को लेकर होटल के अंदर आया। यहाँ खड़े आदमी ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, चश्मा ठीक किया, हल्की मुस्कान के साथ चाबी बढ़ा दी। कमरे में दाखिल होते ही सरोज ने गहरी सांस ली। नितिन ने दोस्त को कॉल मिलाई, बात करते हुए बालकनी के दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। हाँ, अर्जेंट है, जो भी करना है कर, मुझे कल तक एक छोटा सा घर चाहिए। बात खत्म कर वह अंदर आया तो सरोज बिस्तर पर बैठी आंसू बहा रही थी। वह अभी भी सदमे से बाहर नहीं आई थी। इतना सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि किसी के लिए भी संभलना आसान नहीं था। नितिन गहरी सांस भरकर बाथरूम में गया। फ्रेश होकर लौटा तो दिमाग थोड़ा काम करने लगा। वह फिर से मोबाइल पर मैसेज में किसी से बात कर रहा था। सरोज उसे कुछ पल देखती रही, फिर उसकी तरफ मुड़कर बोली, मुझे इस लहंगे में बहुत उलझन हो रही है, तो उतार दो। वह साफ साफ शब्दों में जवाब दे गया।
सरोज ने हैरानी से उसे देखा। नितिन के हाथ भी मैसेज टाइप करते हुए रुक गए थे। उसे भी लगा शायद उसने कुछ ज़्यादा गलत बोल दिया है। मेरा मतलब वहाँ बाथरूम में एक टॉवल है, नाइट सूट भी है, वह पहन लो। कल मैंने ऑर्डर कर दिया है, तुम्हारे लिए ड्रेस कल सुबह तक मिल जाएगा। और अगर पार्सल नहीं आया तो जब मार्केट खुलेगी तो वहाँ से ले लेंगे। अभी तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। नितिन ने साफ शब्दों में पूरी बात कर दी और दोबारा मोबाइल में बिजी हो गया। सरोज ने बेबसी से बाथरूम का मुंह किया और बाथरूम में टंगे उस नाइट सूट को पहन लिया। वह नाइट सूट पूरा जालीदार था, उसमें से सब कुछ दिखाई दे रहा था। उस लहंगे में बड़ी उलझन हो रही थी, वह बैठ भी नहीं पा रही थी। बहुत हैवी लहंगा था। उस लहंगे को उतार कर बस वह चाहती थी किसी तरह उससे जान छूटे। नितिन ने ऑनलाइन खाने का ऑर्डर भी किया था जहां वह उस वक्त मौजूद थे। ये थोड़ा छोटा सा होटल था जहां का खाना नितिन कभी नहीं खा पाता था। फूड पॉइजन से डरता था। अब खाने का वेट करने लगा। उसी वक्त सरोज बाथरूम से अपने उस जालीदार बाथ गाउन और ऊपर से लहंगे वाला कामदार दुपट्टा लिए बाहर आई थी। उसको इस रूप में देखते ही नितिन का मुंह खुला का खुला ही रह गया। फिर उससे नज़रें चुराता हुआ बोला, तुम तो ऐसे दुपट्टा पहन कर आई हो। भगवान के लिए क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? क्या तुम्हें अपनी इज्जत का खतरा हो रहा है? वह गुस्से से उसे चोरी चोरी निहारता हुआ बोला था। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी। उसकी गोरी गोरी टांगें कोई भी देखता तो उसकी खूबसूरती में ही खो जाता। ऐसी बात नहीं है। ये गाउन मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है। इसमें सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। इसे पहनने का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो क्या हुआ, फिर रहने दो ना पहनो। और मेरे तुम्हारे अलावा इस कमरे में है ही कौन? वो बेड पर बैठ गई। अपने चारों तरफ वो कामदार दुपट्टा लपेटते हुए उसमें से भी सब कुछ नज़र आ रहा था, क्योंकि वह भी जालीदार था। उसने सिर झुकाकर बोली, जबकि अब नितिन को अपनी पत्नी को देखकर उसके शरीर में गुदगुदी पैदा हो रही थी। लेकिन अभी वो कंडीशन नहीं थी कि वह उसके करीब जाता। उसका दूध या साफ जिस्म नितिन की आंखों के आगे लहरा गया था। उस वक्त नितिन ने और ज़्यादा बहस करना ज़रूरी नहीं समझा। ऑर्डर रिसीव हो चुका था। बेड पर सारा कुछ रखते हुए उसने सरोज को भी खाने के लिए कह दिया था। उस वक्त भूख तो दोनों को लगी थी। इस वक्त नितिन बर्गर, पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक पर ही भूख मिटा रहा था। सरोज का दिल कुछ भी खाने को नहीं था, पर सामने रखी सारी चीज़ें उसकी फेवरेट थीं और वह उसे गाउन में तो बिल्कुल नहीं खा सकती थी। दुपट्टा इधर उधर करती तो सारा जिस्म साफ दिखाई देता। अभी बेड पर बैठी बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और उसने एक बार भी नज़रें नितिन से नहीं मिलाई, जबकि वह उसका पति था। लेकिन सिचुएशन उस वक्त बिल्कुल अलग थी। वह इतनी जल्दीबाजी में उसका पति बन बैठा था, वह स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी और उसे भूख भी लगी थी। जरा सा भी अपने कपड़ों को चढ़ाती तो सब कुछ दिखाई देता। इस तरह उसको अनकंफर्टेबल देखकर नितिन जल्दी जल्दी खाते हुए बाहर चला गया था। उसे पता था कि वह इस वक्त बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही है। उसने जाते जाते कहा, ऐसा करो, जल्दी से खाकर उस बिस्तर में घुसकर चादर ओढ़ लो और अपने आप को थोड़ा सा कंफर्टेबल कर लो। नहीं तो सारी रात यूं ही बिताओगी तो कैसे काम चलेगा? वह उसे नज़रें तो पहले ही नहीं मिला पा रही थी, बस हाँ में सिर हिलाकर रह गई और भूख की वजह से थोड़ा सा बाइट लेने लगी थी। नितिन अपना पेट भरकर फिर से बालकनी में चला गया था ताकि सरोज कंफर्टेबल होकर खाना खा सके। तभी दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। नितिन ने रूम में आते ही दरवाज़ा खोला तो सामने उसका दोस्त था जो शॉपिंग बैग उठाए खड़ा था। ये लो, जो मंगवाया था ले आया हूँ। मुझे साइज़ का ज़्यादा पता नहीं था, जो मिल गया है ले लिया है। मुझे ये बताओ कि इतनी गंदी जगह तो रुका हुआ है और लेडीज़ कपड़ों की तुझे क्या ज़रूरत पड़ गई है? दबे शब्दों में बोला। सरोज और मेरी शादी हुई है, उसके लिए मंगवाए हैं और रात गए कहाँ जाता? मैं दुल्हन के कपड़ों में थी, इसलिए यहाँ ले आया। अब तो चुप करके निकल, सुबह आ जाना तब बात होगी। रोहित सुमित का बस एक जिगरी दोस्त था जो उससे कुछ भी नहीं छुपाता था। ये कब हुआ? वो बेकाबू बोला, जुबान को लगाम दे, बाकी कल बताऊंगा। वो उसे घूरते हुए बोला, यार सरोज, मेरा मतलब भाभी को लेकर यहाँ से निकल ले। ये बदनाम होटल है, तुझे यहाँ भाभी को नहीं लाना चाहिए था। इस एरिया से आगे करके एक अच्छा खासा साफ सुथरा होटल है, वहाँ ले चल भाभी को। रोहित, एक रात की बात है यार, चल रहने का हो जाएगा बंदोबस्त। वह उसकी बात काटता हुआ बोला, हाँ, अगर रात को रेड ना पड़ी तो जेल के बजाय घर पहुंच जाएगा। रोहित ने गुस्से में कहा तो नितिन ने होंठ भींच लिए।
अभी अभी जब तेरे रूम का पूछकर ऊपर आया तो मुझे इतनी शक भरी नज़रों से सब देख रहे थे, तो जल्दी निकल यहाँ से। मैं होटल जाकर तेरे लिए रूम बुक करवा देता हूँ, मेरा दोस्त है वहाँ पर। बस यहाँ से भाभी को लेकर निकल। रोहित उसे टेंशन में डालकर चला गया। वह थके कदमों से वापस अंदर आया। सरोज को शॉपिंग बैग थमाते बोला, जल्दी से चेंज कर लो, हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। वह बिना उसकी तरफ देखे माथे पर फिकर लिए खड़ा था। सरोज ने बिना बहस किए शॉपिंग बैग थाम लिया। उसमें 2 ड्रेस थी, एक थोड़ी सिंपल थी और उसे लेते हुए वो बाथरूम में घुस गई। थोड़ी देर के बाद भगवान का धन्यवाद करते हुए बाहर निकली। सुमित उसे वहाँ से लेकर अब बाइक पर बैठा था। उनके निकलते ही कुछ देर के बाद उस होटल पर फिर से रेड पड़ी थी। उनकी कोई अच्छाई थी जो ये लोग बच गए थे। रोहित के बताए गए एड्रेस पर पहुंचना। बहुत शानदार होटल था। एक पल को रोहित की फिक्र और मोहब्बत पर सरोज मुस्कुरा दी। वह होटल को देखकर मुस्कुरा रही थी, जो काफ़ी महंगा लग रहा था। ये इतने महंगे होटल में आने की क्या ज़रूरत है? एक रात की बात थी, वहीं रुक जाते। काफ़ी वक्त बाद सरोज परेशानी से बोली, आ जाओ इस तरफ। रोहित उन्हें लिफ्ट की तरफ बढ़ाते हुए बोला, नमस्ते भाभी। रोहित ने बिना उसकी तरफ देखे नमस्ते किया था, जिस पर धीरे से सरोज ने जवाब दिया। दोस्ती थी आपस में उनकी, अब रिश्ता बदल गया था। तो वो बड़े इज्जत से बात कर रहा था। थोड़ी देर में वह उन्हें एक खूबसूरत कमरे में छोड़कर जा चुका था। तुम्हारा ये दोस्त तो काफ़ी अमीर है। सुमित को समझ न आया कि सरोज ने तारीफ की थी या ताना मारा था। फिलहाल वह चुप ही रहा। इतना बड़ा कमरा, वो बेड सिर्फ एक, हम दोनों कैसे सोएंगे एक बेड पर? वह आंखें बंद करके पूछने लगी। फिर उसने जवाब दिया। मोबाइल से नज़रें हटाते हुए उसे कमसिन खूबसूरत हसीना को देखा, जो इस वक्त पिंक कलर के खूबसूरत कपड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। नितिन के दिल की हार्ट बीट मिस होते महसूस की और नज़रें जल्दी हटा ली। मेरा मतलब इतना बड़ा बेड है, एडजस्ट हो जाएंगे। उसकी बात पर सरोज ने अपने होंठ भींच लिए। सच में काफ़ी बड़ा था, इसलिए वो बहस किए बिना एक जगह जाकर टिक गई, ताकि इधर उधर ना करना पड़े। तो आंखें फिर से भीग आई। आज के दिन क्या कुछ नहीं हुआ था उनकी लाइफ में, कितनी जल्दी सब कुछ बदल गया था। वह देखती रह गई। आज उसकी शादी थी और रोहन ने उसे शादी करनी थी, उसे विदा करवा कर ले जाना था। लेकिन वह सबके बीच खड़ा होकर खुद ही उसके ऊपर कीचड़ उछालता। एक हिचकी निकली तो नितिन ने उसकी तरफ देखा। उसकी पीठ थी, उसे समझ ही नहीं आया कैसे उसे रोने से मना करे। मोबाइल एक तरफ रखकर उसने लाइट्स ऑफ की और खुद भी एक तरफ बेड पर बैठ गया। सरोज के घर एक अनजाना फ़ोन कॉल पहुंचा था। रितु बोली, देखो मेरी मेहंदी सारी खराब कर दी तुमने। छोटी 6 साल की रितु ने मुंह फुलाकर सरोज को देखा। आंटी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, सच्ची में। वह रोती हुई बोली, अच्छा रोना नहीं, कोई बात नहीं। वह उसे अपने पास करते हुए प्यार से बोली, लेकिन जानती नहीं थी कि मेहंदी की तरह उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद होने वाली थी। वह आदमी जो उसका मंगेतर था, उसे भरी महफिल में, मंडप में उस पर इल्ज़ाम लगाएगा और उसे यूं ही दुल्हन बना छोड़कर चला जाएगा। लेकिन अचानक बाहर शोर की आवाज़ सुनकर पल भर में सरोज की माँ ने अंदर आते ही सरोज को बाजुओं से पकड़कर बाहर निकाल लिया। कैसी बेटी हो तुम? तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं? तुम हर दिन किसको बुलाती रही अपने कमरे में रातों को? बोलो, जवाब दो। वो पल मौत की सज़ा बर्दाश्त करने के बराबर था, जब माँ ने ही पत्थर मारने वालों के साथ पत्थर उठा लिए। उसका जी चाहा वो मर ही जाए। सरोज करवट बदलते हुए सीधी होकर बैठी तो बिल्कुल कोने में लेटे हुए नितिन पर नज़र गई, जिसका मुंह दूसरी तरफ था। एक हिचकी लेती हुई वह नहीं जानती थी आदमी कैसे यहाँ उसके कमरे में। आज रात उस पर बहुत भारी थी। ऊपर से उसके अपने ही घर वालों ने उसे किसी काबिल नहीं छोड़ा था कि वह खुद से भी नज़रें मिला सके। अपने आंसुओं पर बांध बांधते हुए आंखें मूंद गई। ये तुम्हें चोट कैसे लगी? रात के अंधेरे में अचानक खिड़की से अंदर आते नितिन को देखकर आज उसकी आत्मा भी चौंक गई। बस किसी का पीछा कर रहा था। वह इसी घर में छुपा हुआ है। वह शायद रोहन नाम के लड़के का दोस्त भी है। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसका नाम सुमित है और वह आज तुम्हारे घर में ही छुपा हुआ है। और तुम्हारे घर में से कोई लड़की उसकी मदद करती रहती है। वह लड़की कौन है मैं उसे नहीं जानता। उसी ने मेरे ऊपर फायरिंग की है। नितिन की हाथों में अच्छा खासा गहरा जख्म भी था। सरोज बिल्कुल समझ ही नहीं पा रही थी आखिर क्या हो रहा है। नितिन, यहाँ तो अच्छा खासा गहरा घाव है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए था। वह फिक्रमंद होकर बोली,
नहीं जा सकता। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, फास्ट एड बॉक्स लाओ। अपनी तकलीफ छुपाते हुए बड़ी मुश्किल से बोल पाया था वह अपने होंठ भींचते हुए फास्ट एड बॉक्स लाई। उसका जख्म साफ करने लगी, बैंडेज लगाते हुए उसके चेहरे की तरफ देखा। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो मेरे लिए समस्या पैदा हो जाएगी। जानते हो ना, वो बैंडेज लगाते हुए अब उसे समझा रही थी। जानता हूँ बहुत समस्या हो जाएगी, लेकिन बस थोड़ी देर में चला जाऊँगा, उसे कहता हुआ कुर्सी की पीठ से टेक लगा लिया। उस रात सरोज ने सिर्फ उसकी बैंडेज की थी। उसे कुछ देर के लिए छुपा लिया था और वह चला गया था, लेकिन उसे जाते हुए किसी ने देख लिया था। उस वक़्त तो वह चुप रही, लेकिन आज 1 हफ्ता पुरानी बात याद करते हुए फिर से दुखी हो रही थी। जब बर्दाश्त से बाहर हुआ तो उठ बैठी। मन कर रहा था कि उस सोए आदमी का गला ही दबा दे, जिसने उसे आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया था। अगर दिमागी सोच खत्म हो गई है तो सो जाओ। नितिन की आवाज़ उसके कानों से टकराई तो वह गुस्से से दोबारा लेट गई। तुम्हें नींद आ रही है? अचानक किए सवाल पर नितिन ने करवट बदलते हुए सीधा होकर कहा, हाँ। थोड़ा सा जवाब ही दिया। सरोज ने मुंह बनाते हुए, कौन सा तुम्हारे अपनों ने तुम्हें घर से निकाल दिया जो तुम्हें मेरी तकलीफ का एहसास होगा? वह गुस्से में बोली थी, जबकि उसकी बात पर नितिन को क्या क्या याद नहीं आया था। आंखों के पर्दों पर सब कुछ फिल्म की तरह घूम गया था। वह तड़प कर तकलीफ से दिए हुए घाव को और अपनी बेकदरी सब कुछ याद आ गया था। एकदम वह उठ बैठा, सख्त गुस्से में आ गया था। उसे इतना गुस्सा आया कि एक पल को सरोज भी उसे देखकर परेशान सी हो उठी। वह बिस्तर से उठ गया, बालकनी का दरवाज़ा खोलकर बाहर की ताज़ी हवा में सांस ली। गहरी सांस भरते हुए रेलिंग पर हाथ रखकर आंखें मींच ली थी। आज से रोहताज सिंह के बेटे नहीं हो तुम। तुमसे हर संबंध खत्म करता हूँ। वह इस हवेली से निकल जाओ। आंसू उसकी आंखों को भिगो रहे थे। नितिन अपने कॉलेज का बहुत काबिल जाना माना स्टूडेंट था। सभी की आंखों का तारा भी था, हर दिल का प्यारा भी था। उनके दोस्त के ग्रुप में रोहन, ईशा, सुमित की गर्लफ्रेंड, सरोज के बड़े पापा की लड़की और रोहित थे। इन तीनों की दोस्ती शामिल थी, लेकिन ईशा की दोस्ती जब सुमित से गहरी हुई, सारा मामला ही खराब हो गया। सरोज उसके पीछे बालकनी में आई, जो अब काफ़ी ठीक लग रही थी। तुम ठीक हो नितिन? डरते डरते पूछा। उसकी बात पर वह धीरे से पलटा, हाँ मैं ठीक हूँ, अंदर चलो, यहाँ बहुत ठंड है। वह उसे लेकर वापस रूम में आ गया। सॉरी, मैं ज़्यादा बोल गई थी, थोड़ी टेंशन में थी। अपने घर वालों का गुस्सा भी तुम पर उतारने लगी थी, जबकि वहाँ तो मेरी जुबान ही नहीं खुल रही थी। वह अपनी गलती स्वीकार करते हुए उससे कह रही थी, सरोज तुम्हें पता है, ये जो अपने होते हैं ना, उनका दिया हुआ जख्म वक्त के साथ धीमा नहीं होता, बल्कि और ज़्यादा नासूर बन जाता है। खैर छोड़ दो सब कुछ, जो होना था सो हो गया। दिमाग से सब कुछ निकाल दो, रिलैक्स हो जाओ। उसे समझाते हुए वह फिर से लेटने लगा, तो सरोज भी सिर हिलाती हुई बेड के दूसरे हिस्से की तरफ लेट गई। ये तो सच था कि वक्त बड़ा मरहम होता है, लेकिन अपनों का दिया कोई भी जख्म वह कभी नहीं भरता। नवीन और विवेक 2 भाई थे। नवीन की मृत्यु के बाद विवेक ने अपनी भाभी को और ईशानाथ बची सरोज को बहुत देख रेख की थी। बाकी ज़मीनों में तो इतना हिस्सा था, लेकिन विवेक सरोज को अपनी बेटी की तरह चाहते थे और सरोज की शादी अपने जिगरी दोस्त के इकलौते बेटे सौर्य से लगवाई थी। विवेक ठाकुर सरोज से अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करते थे। उनका दिल था कि वह उसकी शादी अपने दोस्त के बेटे सौर्य से करें, लेकिन सौर्य को अपनी क्लास फेलो पसंद थी। उसने अपनी माँ को मना करके उसे अपने घर ब्याह कर ले आया था और बाद में रिसेप्शन पार्टी देकर सब घर वालों के सामने अपनी पत्नी को स्वीकार किया। वहीं दूसरी तरफ विवेक की पत्नी शारदा देवी के लड़के रोहन के लिए सरोज का रिश्ता मांगा गया था, जो थोड़े दिनों के बाद स्वीकार कर लिया गया था। रोहन सरोज को पसंद करता था। ये एहसास उसे बातों बातों में रोहन नहीं दिलवाया था। वह उसे पसंद है और चाहने का एहसास बहुत प्यार भरा था, लेकिन ठुकराए जाने का एहसास भी कहीं उससे ज़्यादा जानलेवा था। इधर सुमित अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ उस वक्त अपने ऑफिस के बिल्डिंग में एंटर हुआ था। सभी एम्प्लॉयज़ उसे सैल्यूट कर रहे थे। बिना किसी को जवाब दिए आगे बढ़ गया। उसकी अकड़, उसका रौब, दबदबा उसे बिल्कुल अलग बनाता था। वह था भी अलग, अपने काम की तरह जालिम और बुरा इंसान। इधर जब सरोज की सुबह आंख खुली तो एक पल को सरोज को समझ नहीं आया वह कहाँ है, लेकिन अगले ही पल उसको सब कुछ याद आ गया। वह उठ बैठी। नितिन उसे कहीं दिखाई न दिया। वक्त देखा तो सुबह के 11 बज रहे थे। वह काफ़ी देर सोती रही।
सुबह उसने पूजा पाठ भी नहीं की थी। उसके बाद उसकी नींद बहुत गहरी हो गई थी। अब आँख खुली तो नितिन उसको कहीं नज़र नहीं आया। मुँह हाथ पैर धोने के लिए वह बाथरूम में आई। नितिन भी वहाँ मौजूद हुआ। चलो आ जाओ, ब्रेकफास्ट करते हैं। वह ड्रेस पहनते फुल तैयार था, लेकिन चेहरे से काफ़ी थका थका सा लग रहा था। उसे लेकर उस रेस्टोरेंट में आया था। ये इतना कुछ क्यों? इतना हैवी नाश्ता देखकर वह सुन्न हो गई थी। इतना हैवी तो नहीं, चलो खाओ जल्दी से, फिर अपार्टमेंट देखने जाना है। अपार्टमेंट? लेकिन क्यों? वह बुरी तरह चौंकी। क्यों? क्या मतलब है? क्या अब सारी ज़िंदगी उसी होटल में रहने का इरादा है? बहुत अच्छा लग गया है क्या वह होटल? काफ़ी शौक लेते हुए उसे गौर से देखा और पूछने लगी, लेकिन अपार्टमेंट तो बहुत महंगा होगा ना? इतने पैसे कहाँ से आ गए? वो परेशान हो गई थी। नितिन कुछ उस पल उसे यूं ही देखता रहा। ये मेरी समस्या है, तुम्हारी नहीं। मेरी वजह से तुम पर कितनी जिम्मेदारी आन पड़ी है। वह शर्मिंदा हुई। नितिन प्लीज, तुम मेरी बात मान लो, मुझे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दो। अच्छा, मैंने तुमसे शादी की है, तुम मेरी धर्मपत्नी हो सरोज। मैंने और तुमने पूरे होश हवास में शादी की है। ये एक हादसा हो सकता है, लेकिन उस हादसे में हम दोनों पूरे होश हवास में थे। तुमने मुझसे शादी की है, अब तुम मेरी पत्नी हो और मेरी जिम्मेदारी भी हो। इसलिए कुछ भी दिमाग में इस तरह की फालतू बातें मत लाना। मैं एक फ़ोन कॉल करके आता हूँ। वह बहुत ठंडे शब्दों में कहता हुआ उठा। उस एक महीने में सरोज ने कभी उसे ऊंची आवाज़ में बात करते नहीं देखा था, और गुस्सा तो उसका कभी देखा ही नहीं था। बहुत आराम से और बड़े प्यार से बात करता था। अगला बंदा उसकी बात मानने पर मजबूर हो जाता था। इंदिरा देवी, खाना खा लो। भाभी ने खाने की ट्रे इंदिरा देवी के सामने रखी, जिन्होंने रात से कुछ भी न खाया था और ना ही नाश्ता किया था। अपने कमरे में बंद थी। अब शैलेश देवी अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उनके लिए खाना लेकर अंदर आई थी। मुझे भूख नहीं भाभी। इंदिरा देवी उठकर बैठी और दर्द से बोली। उनके सब टूटे हुए थे। विवेक ठाकुर की पत्नी बस उन्हें देखती रह गई। कल तक वह कितनी चहक रही थी, आज एकदम से बीमार लगने लगी थी। तुम्हें भगवान की कसम, तुम ये खाना खा लो। मुझे भूख नहीं भाभी। इंदिरा देवी दर्द से कराहती हुई उठकर बैठी। उनके सब टूटे हुए थे, उनकी आंखें सूजी हुई थी। शैलेश देवी ने भर्राई आवाज़ में कहा, जैसे अपने बातों से उन्हें थामने की कोशिश कर रही हूँ। उधर वक्त अपनी चाल चल चुका था। इधर इंदिरा देवी व अपनी बेटी के गम में बहुत परेशान थी। भगवान औलाद दे तो अच्छी दे, दिल ही दिल में वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उधर होटल से निकलते हुए अचानक ही सरोज का जबरदस्त टक्कर हुआ। ठोकर लगने से वह गिरते गिरते बची थी और माथे पर हाथ रखकर सामने खड़े उस आदमी को देखने लगी, जो बिना पलक झपकाए सरोज को सिर से पांव तक देख रहा था। ब्यूटीफुल, उसके होठों से ये सब निकले। सरोज को गुस्सा दिला गया। दरवाज़ा सही से नहीं खोल सकते क्या? लेकिन उसके अगले शब्द पर सरोज की आंखें भी फैल उठी। क्या तुम नहीं देख सकती? मेरे पास आओ। वह कहते हुए वह 2 कदम उसके नज़दीक हुआ, इससे पहले कि वह सरोज को छूता। अचानक से नितिन आते हुए बीच में दीवार बनकर खड़ा हो गया। मिस्टर दूर रहो, वो बहुत गुस्से के अंदाज में कहता सुमित को चौंका गया। वाह, तो तुम भी यहाँ पर हो? मैं तो सरप्राइज हो गया। मिस यू सो मच। तुम तो 1 साल से ऐसे गायब हुए जैसे इस दुनिया में आए ही नहीं थे। सुमित ऐसे बात कर रहा था जैसे नितिन को बरसों से जानता हो। सरोज ने हैरानी से दोनों को देखा। नितिन के माथे पर बेशुमार बल पड़े। चलो, उसने सरोज का हाथ बड़े प्यार से थामते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने सुमित की किसी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा था। वाह, तो ये भी तुम्हारे साथ है? आखिर ऐसा क्या है तुझ में यार, जो लड़कियां तेरे साथ चिपक ही जाती हैं? सुमित ने अपने कोट से फर्जी धूल उड़ाते आईब्रो को उचकाते हुए कहा। मेरी लाइफ से दूर रहो। मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, क्या करता हूँ क्या नहीं, मेरे साथ कौन है कौन नहीं, तुमसे उसे कोई लेना देना नहीं। अपने काम से मतलब रखो। नितिन ने उसके तरफ घूरते आंखों में आंखें डालकर ठंडे शब्दों में कहा। बिना जवाब दिए वह सरोज का हाथ थामे बाहर निकल गया। नितिन का पता लगाओ, अब वह कहाँ रहता है, और ये लड़की, उस नितिन का इससे क्या संबंध है? उसने अपने आदमी उनके पीछे लगाए। तुमने ये गाड़ी कब ली? बाइक की जगह गाड़ी देखकर सरोज बुरी तरह से चौंकी। सुबह ही निकलवाई है, बैठो। ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए उसने बहुत नॉर्मल अंदाज में बोला। ये तो काफ़ी महंगी लग रही है। सरोज सब कुछ भूलकर उसकी गाड़ी की तारीफ करने लगी, जबकि वह गाड़ी रिवर गियर पर डालते हुए वह ये भी जानता था
कि सुमित ने अपना आदमी उसके पीछे लगाया हुआ है और उसे कैसे चकमा देना था ये नितिन अच्छी तरह से जानता था। नितिन कभी सस्ती चीज़ें खरीदता ही नहीं है, अपने होठों से कहता। उसने एक उचटती निगाह सरोज पर डाली, जिसने उसकी बात को सुना ही नहीं था और सीरियसली नहीं लिया था। इधर भावना ने गुस्से से सिमरन से कहा तो वह डर के मारे पीछे हटी। हाँ, तुमने और रोहन ने मिलकर सरोज को फंसाया है, मैंने अपने कानों से सुना है। ये कितने घटिया हो तुम दोनों, जरा सी शर्म नहीं आई? सरोज तो तुम्हारी बहन जैसी थी ना, क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा? सिमरन बड़ी दुख से बोली थी। तुम होती कौन हो मुझसे सवाल जवाब करने वाली? भावना ने सिमरन को जोर से धक्का दिया तो वह बिस्तर पर जा गिरी थी। अंदर आता भावेश उसे गिरते देख गुस्से में आगे बढ़ने लगा। उसके कदम भावना के पास वहीं थम गए। लड़की इसी काबिल थी, अच्छा हुआ जान छूटी उससे हमेशा हमेशा के लिए। मेरे हिस्से का प्यार उसे मिल रहा था, ऐसा मुझे मेरे बॉयफ्रेंड सुमित ने कहा था करने के लिए। मेरे माँ बाप मुझसे ज़्यादा उसे चाहते थे, मुझे नज़रअंदाज करते थे। उसने दुख से कहा। मैं उसे चाहने लगी थी, लेकिन मुझसे ज़्यादा वह सरोज के नखरे उठाता था। आज भावना के दिल में जितना कुछ भरा हुआ था उसने सारा का सारा बाहर निकाल दिया। भावना ही थी जिसने नितिन को सरोज के कमरे से निकलते हुए देखा। हाथ में पकड़े हुए मोबाइल से उन दोनों की तस्वीर खींची थी, रोहन को भी भेजी और उसे अपने साथ मिला लिया। दोनों ने मिलकर शादी वाले दिन सरोज को मज़ा चखाने का सोचा था। सरोज रोहन और भावना के साजिश का शिकार हुई थी। वह नहीं जानता था कि वह तस्वीर भावना ने साजिश के तौर पर खींची थी। एक तरफ से वह सुमित को बहुत पसंद करती थी, सुमित की वजह से ही उसने ये सब किया था। उसने अपनी तरफ से एक तीर से दो शिकार किए। सरोज को भी घर से निकाल दिया था, लेकिन वह बुरी तरह से नाकाम हुई थी। सुमित ने जब उसे धोखा दिया और उसका इस्तेमाल करके उसे छोड़ दिया, तब उसने अपने करतूतों को छुपाने के लिए रोहन के ज़िंदगी में शामिल हो गई थी। लेकिन रोहन से फ़ोन पर बात करते हुए सिमरन ने उसको सुन लिया था। वे और ज़्यादा कुछ कहती, अपने पीछे किसी की मौजूदगी का महसूस करती ही पलटी थी। अपने बिल्कुल सामने रोहन को देखकर उसके चेहरे का रंग बिल्कुल फीका हो गया था। उसे लगा सब कुछ खत्म हो गया है। रोहन, वह उसे कोई जवाब दे पाती इससे पहले ही रोहन ने खींचकर एक थप्पड़ उसके मुंह पर लगा दिया। गाल हाथ पर रखकर भावना ने हैरानी से रोहन की तरफ देखा। तुमने मुझे बर्बाद किया, तुम खुद जैसी हो वैसे ही सरोज को बनाना चाहा था। तुम मेरी दुश्मन थी, तुम पर विश्वास किया मैंने, सरोज पर नहीं। वह रोते हुए कह रहा था कि वह बेगुनाह है, लेकिन हमने उसकी नहीं सुनी, क्योंकि इस सब में तुम भी शामिल थी। ये सब सबूत तुम्हारे लाए हुए थे, क्योंकि तुम मेरे कहे गए सारी बात मानती चली आ रही थी और मैं बेवकूफ़ ये ना समझ पाया, सरोज पर भी विश्वास न किया। हमने तुम पर विश्वास किया, तुमने क्या किया बदले में? हमारा मान तोड़ दिया। सरोज बेगुनाह थी, लेकिन तुमने उसके किरदार पर कीचड़ उछाल दी। भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे, देखना तुम्हें कितनी बड़ी सज़ा मिलेगी। तुम इतनी गिर जाओगी उस आवारा सुमित के लिए। हे भगवान, मैंने सोचा तक नहीं था। चलो मेरे साथ, अब सब घर वालों को ये हकीकत पता चलेगी। रोहन प्लीज़ मुझे छोड़ो, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। मैंने सुमित को छोड़ दिया है। सुमित एक नंबर का धोखेबाज आवारा लड़का है, उसने मुझे धोखे में रखा। नितिन उसे ही ढूंढ रहा था। एक नंबर का बदमाश है, प्लीज़ किसी से कुछ मत कहना, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके। वह बिलक बिलक कर रोते हुए रोहन के कदमों में बैठ गई, जबकि सिमरन अपनी जगह खड़ी उसे अफसोस से देखते हुए रो रही थी। रोहन ने अपनी बहन सिमरन की तरफ देखा। भावना, जो अब उसके पैरों में गिर रही थी, उसे माफ़ी मांग रही थी। रोहन का जी चाहा उसका थप्पड़ों से मुंह लाल कर दे, लेकिन अब क्या कर सकता था? सब कुछ उसके हाथ से निकल चुका था। अब उसके हाथ में कुछ भी तो नहीं था। सरोज भी उसके हाथों से निकल चुकी थी और उसकी खुद की ही गलती थी जो उसने भावना जैसी लड़की पर विश्वास कर लिया। वह ज़मीन पर बैठी हुई आंसू बहाती रह गई थी। इधर सरोज बोली, इतना बड़ा अपार्टमेंट, इतनी महंगी कॉलोनी में, नितिन सच बताओ, कहीं तुम्हारा संबंध किसी अंडरवर्ल्ड की दुनिया से तो नहीं? यह ना हो कि बाद में पता चले हीरो ही असली मुजरिम है। वह काफ़ी वक्त बाद मुस्कुराते हुए उसे छेड़ रही थी। नितिन उसके करीब हुआ और जरा सा झुका। उसकी आंखों की गर्माहट देखते ही वह अपनी जगह बिल्कुल सुन्न हो गई। काजल से खाली आंखें आज नितिन को सूनी बीमार सी लग रही थी। तुम्हारा पति सच में बहुत बड़ी चीज़ है, डोंट वरी, ये सब दिमाग में मत सोचो।
उसकी नाक को उंगली अंगूठे से दबाते हुए वो पीछे हट गया तो सरोज ने गहरी सांस भरी। पसंद आया? बहुत अच्छा है नितिन, बहुत प्यारा भी है तुम्हारा ये घर। वह सब तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोली, तुम्हारा घर हमारा घर है। ये सरोज उसके तरफ देखते हुए जज्बातों की आड़ में बहकती जा रही थी। ये अपार्टमेंट तुम्हारे नाम पर होगा सरोज, ये तुम्हारा कानूनी अधिकार है। नितिन उसके पास आते हुए गंभीरता से बोला, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? इतना ज़्यादा कौन अपनी पत्नी को मुंह दिखाई देता है भला? नितिन वह उसकी बात पर धीरे से मुस्कुराया और उसे लिए अपार्टमेंट से बाहर निकला। अचानक से 3 से 4 गाड़ियाँ उसके पास आकर रुकी। कई लोग गाड़ियों से नीचे उतरे और उसकी तरफ बढ़े। नितिन बिना पलक झपकाए, बिना डरे उन्हें देख रहा था, जबकि सरोज उसके बाजू थामे उसके पीछे हट गई। आपके पापा हवेली में बुलवाया है, एक आदमी ने सिर झुकाए अंदाज में कहा। नितिन के होठों पर हल्की सी रेखा आई, बीच में रुक गया। लेकिन अगर पापा, जो उसके दादा जानते थे, उन्होंने बुलवाया था तो ज़रूर कोई ख़ास वजह होगी। ठीक है, हम अपनी गाड़ी में आते हैं। वह सरोज को लिए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। जब उसका मुंह अपने गांव की तरफ था, सिक्योरिटी गार्ड आगे पीछे घिरते हुए उसके साथ साथ चल रहे थे। नितिन, ये सब लोग कौन हैं? वह थोड़ा घबरा रही थी। कोई नहीं, तुम ज़्यादा मत सोचो इस बारे में। कानों में ये लगा लो, म्यूजिक एंजॉय करो। रास्ता काफ़ी लंबा है, तुम बोर हो जाओगी। वह हेडफोन देता हुआ अपना मोबाइल भी थमा गया, क्योंकि सरोज अपना मोबाइल घर छोड़ आई थी, बिल्कुल खाली हाथ, कुछ भी साथ नहीं लाई थी। हेडफोन कानों में लगाए वह यूट्यूब पर सर्चिंग करने लगी और सारा ध्यान उसके मोबाइल की तरफ था। तभी गाड़ी पर फायरिंग होने लगी। नितिन ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। सरोज को गाड़ी की सीट के नीचे बिठा दिया। नीचे रहना, ऊपर मत उठना। उसने डैशबोर्ड खोलकर उसमें से एक पिस्टल निकाली और उसे लोड करने लगा। सरोज ने उसे बड़ी परेशान होते देखा। वह तो मजाक में उसे अंडरवर्ल्ड का नाम दे रही थी, पर वह तो शायद सच में निकला। वह धीमी आवाज़ में उसे देखते हुए बुदबुदा रही थी। खुद से दूर मिट्टी में धूल उड़ाती गाड़ी के टायर के निशान बनते गए। तभी वह गाड़ी लड़खड़ाते हुए सड़क के नीचे उतर गई। अब एक ही गाड़ी थी जो उन्हें फॉलो कर रही थी। बॉडीगार्ड ने उन्हें भी मार गिराया। उसी पल नितिन के मोबाइल पर कॉल आने लगी, जो उसके हाथ से नीचे गिरा हुआ था। सरोज, मोबाइल उठाओ, उसे कहता हुआ गाड़ी की स्पीड को बढ़ा गया। सरोज, जल्दी से मोबाइल उठाओ, नीचे से अब की बार ऊंची आवाज़ में बोला। तो सरोज ने घबराकर नीचे गिरा मोबाइल उठाया। उस पर दादाजी लिखा देखकर, इस पर दादाजी लिखा हुआ आ रहा है। सरोज, कॉल को यस करो, उसकी तरफ एक निगाह डालते हुए बोला, जबकि उसका सारा ध्यान विंडो स्क्रीन के पास था। जब तक सरोज ने यस किया, कॉल बंद हो गया। सरोज ने घबराई नितिन को देखा। उसे लगा वह गुस्सा करेगा। बाहर आओ, सीट पर बैठो, सीट बेल्ट लगाओ, वह धीमे शब्दों में ही कहते बैक मिरर से पीछे देखते हुए बोला। वह जल्दी से कांपती सीट पर बैठी, सीट बेल्ट लगा चुकी थी। वह गहरी सांस भरती, डरते हुए चारों तरफ अपनी निगाहें दौड़ा रही थी। डोंट वरी, अब कुछ नहीं होगा, नितिन ने उसके चेहरे पर डर देखते हुए कहा। नितिन, हम कहाँ जा रहे हैं? और ये लोग कौन थे जिन्होंने हम पर हमला करवाया? वह सहमे शब्दों में ही पूछ रही थी। नितिन उसकी बात पर चुप ही रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था वह उसे क्या बताए, वह कौन है। थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। उसने बस एक नज़र उसे देखा, फिर गाड़ी में चुप्पी छा गई। इधर रोहन अभी घर में दाखिल हुआ ही था कि अचानक सामने भावना को देखकर बुरी तरह से गुस्सा हुआ था। रोहन के माँ बाप भी वहीं मौजूद थे, परेशान थे। रोहन सिचुएशन को कुछ भी समझ नहीं पाया था। भावेश ने खींचकर एक घूंसा रोहन के चेहरे पर मारा। उसके माँ बाप की चीख निकल गई, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्यारी बहन के किरदार पर कीचड़ उछालने की? भावेश ने एक और बार हाथ उठाया, लेकिन रोहन ने उसका हाथ रोक लिया। तो फिर ये भी जान लिया होगा कि वह तस्वीर तुम्हारी खुद की बहन ने, भावना ने खींची थी और मुझे सेंड किया था। जब सुमित ने तुम्हारी बहन भावना को धोखा दिया तो वह मुझ पर डोरे डालने लगी थी। मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं थी। मुझे मैसेज में बहुत सारी ऐसी बातें लिखकर भेजी थी और उसने वह तस्वीर भेजी थी जिसे मैं सच मान बैठा था। सरोज का उस नितिन नाम के लड़के से कोई अफेयर है, जबकि उस नितिन नाम का लड़का सुमित का पीछा करता हुआ इस घर तक आया था, क्योंकि सुमित कितनी बार इस घर में भावना के साथ रंगरलिया मना चुका था और सुमित नाम के आदमी को पकड़ने के लिए नितिन इस घर में घुसा हुआ था और वह जख्मी था। वह लड़का बुरी तरह से फंस गया था
उस रात हमने उस लड़के को बोलने का मौका ही नहीं दिया और उससे सरोज की शादी करवा दी। घर के सभी लोग इस बात को सच समझ बैठे कि सरोज का उस आदमी के साथ कोई नाजायज़ संबंध है। मैं एक नंबर का बेवकूफ़ आदमी था। तुम्हारी बेटी भावना प्रेग्नेंट है और उस प्रेगनेंसी को छुपाने के लिए वो मुझे इस्तेमाल कर रही है। उसे सुमित नाम के आदमी के साथ इसका नाजायज़ संबंध है। मुझे उसने बहुत बड़ा धोखा दिया है। झूठ बोला था, ये सरोज से मिलती थी, इसकी वजह से उसने ये सब खेल खेला था। वह उससे हर चीज़ छीन लेना चाहती थी जो उसकी ज़िंदगी में ज़रूरी थी। रोहन रो रहा था बेबसी से, तकलीफ़ से। कितना तकलीफ़ हुआ था उसे अपने ही मंगेतर के लिए, जो उसकी आंखों के सामने ही उसकी शादी किसी और से करवा दी गई थी। ये सारी बातें सुनकर घरवाले बुरी तरह से घबरा चुके थे। भावेश और भावना की माँ बुरी तरह से रो रहे थे और उसे ये सब सच्चाई पूछ रहे थे। क्या ये सब कुछ सच है जो कुछ अभी रोहन ने हमें बताया? क्या ये सब कुछ सच है? बताओ जल्दी। सरोज के किरदार पर आपके बेटे ने भावना के साथ मिलकर कीचड़ उछाला था। उसके लिए उनको माफ़ी उनको कभी नहीं मिलेगी, इस दुनिया में भी नहीं और मरने के बाद तो कभी भी नहीं। इंद्रावती तड़प रही थी और ये सब कहते गुस्से से बाहर निकल गई थी। रोहन भी अब वहाँ से जा चुका था। रोहन के हाथ सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचा था। अब वह हवेली से वापस जा चुका था अपने घर में। भावना की सच्चाई को हवेली वाले जानकर घबराए हुए थे। अब उन्हें सुमित की तलाश थी। भावेश और उसके घर वाले सभी अब सुमित की तलाश में निकल चुके थे। आखिर सुमित कौन है, कहाँ रहता है? क्योंकि भावना के पेट में सुमित का बच्चा पल रहा था। भावना ने सारा कुछ सच बता दिया। उसने कहा कि सुमित तुम्हारे हाथ कभी नहीं आ सकता और मैं उसके साथ रहना भी नहीं चाहती। वह एक नंबर का फ्रॉड है और कातिल भी है। उसने कई लड़कियों को मौत के घाट उतारा है। मुझे उस जालिम इंसान के पास नहीं जाना। मैं यूं ही पूरी ज़िंदगी बिता दूंगी और अपने बच्चे को भी पाल लूँगी। मैं अपनी गलतियों का पछतावा खुद करूँगी। इधर सुमित आग बबूला हो रहा था। उसे तो ऊपर भगवान के पास पहुँचाना था, उस लड़की को यहाँ लाना था। सरोज सुमित की नज़र में आ गई थी। अब उसे कोई नहीं बचा सकता था। सुमित ये बात कहता हुआ तिलमिला उठा था। सुमित का मामा उसके पास खड़ा उसे समझा रहा था, तुम वो सारी बातें अब भुला दो। उसको याद करने का कोई फ़ायदा नहीं। भूल जाओ कि हवेली वालों से कभी तुम्हारा कोई संबंध था। वह सिर्फ परेशानी के सिवा कुछ नहीं है। उन्होंने उसे समझाना चाहा। परेशानी को ही तो जिंदा रखना है मामा जी, ताकि वह दुश्मन से बेखबर रह सके, सुकून से रह सके। वह दांत किटकिटाते हुए अब बेसमेंट की तरफ बढ़ गया। इधर रघुनाथ जी अपने बड़े बेटे नितिन से बहुत नाराज़ थे, लेकिन उसका हर खबर रखते थे। उसे बहुत प्यार भी करते थे। आज से 30 साल पहले हवेली के बड़े बेटे रघुनाथ ने एक नाचने वाली लड़की से शादी कर ली थी। इस बात को बड़े खुफिया राज में रखा गया था। उसे शहर में घर लेकर दिया गया और अभी शादी को 1 महीना हुआ था। इधर हवेली में रघुनाथ जी की शादी की बात चल रही थी और रघुनाथ जी ने अपने पिता के कहने पर नितिन के माँ से दूसरी शादी कर बैठे थे और उनकी ब्याहता पत्नी प्रेग्नेंट हो गई थी। इधर सुमित की माँ से भी इस शादी कर बैठे थे। उनको शहर में कई मकान और बंगला भी दिया हुआ था और ये बात हवेली में कोई नहीं जानता था। रघुनाथ जी के शादी के 1 साल के बाद नितिन पैदा हो गया था। तीसरी साल में उनकी दूसरी पत्नी को सुमित पैदा हो गया था। इन दोनों पत्नियों में से एक दूसरे को इस बात की खबर नहीं थी कि रघुनाथ जी ने उन दोनों को धोखे में रखा हुआ है। जैसे ही ये बात उनके शहर वाली पत्नी को पता चली तो उसने खुदकुशी कर ली थी। उसके बाद जब उनकी ब्याहता पत्नी को ये बात पता चली तो वह भी रघुनाथ जी से बहुत नाराज़ हो गई थी और वह दूसरी बार प्रेग्नेंट थी। उसी प्रेगनेंसी के दौरान नितिन की माँ भी चल बसी थी। अब रघुनाथ जी दोनों बच्चों को अलग अलग पाल रहे थे, लेकिन अब सबको पता था। लेकिन हवेली वालों के नज़रों में सुमित एक नाजायज़ औलाद था। नितिन से भी ज़्यादा दूसरी पत्नी के बेटे सुमित को प्यार दिया करते थे। लेकिन समस्याएं तब बिगड़ी जब दादाजी ने जायदाद का सारा हिस्सा नितिन के नाम कर दिया, क्योंकि उस नचनिया के औलाद को वे कुछ भी नहीं देने वाले थे। उसके बाद भी रघुनाथ जी ने अपने शहर की कई ज़मीनें बंगला उसके नाम कर दिया था। बाकी जितनी ज़मीन जायदाद थी अपने दूसरे बेटे जो उनकी ब्याहता पत्नी थी यानी कि नितिन के दादा ने, जिसे अपने पसंद से रघुनाथ जी की पत्नी बनाया था, उनके बेटे नितिन को ही दी गई थी। वही हवेली का अगला वारिस घोषित किया गया था और इसी वजह से सुमित के दिल में जो कड़वाहट थी अब नफरत में बदल गई थी।
ये एक दूसरे को कभी नहीं जानते थे, क्योंकि रघुनाथ जी ने अपनी सच्चाई को छुपाए रखा था। जब ये घोषित किया गया था कि नितिन को सारी जायदाद दी जाएगी, उसे वारिस बनाया जाएगा, उसके बाद सुमित बौखला गया था, खुलकर नितिन के सामने आ गया था। उसी हमले की वजह से नितिन भागता हुआ उस रात सरोज के कमरे में पहुंचा था। वह सुमित को मार देना चाहता था, लेकिन वहां मामला कुछ और हो गया। भावना के बॉयफ्रेंड सुमित की वजह से ये सब कुछ खेल मामला उल्टा हो गया था। सरोज को बलि का बकरा बना दिया गया था, लेकिन भावना ने उसकी झोली में हीरे जड़ दिए थे। उन लोगों ने तो उसके दामन पर कीचड़ उछाले थे। सब कुछ उल्टा हो गया था और यूं उसने नितिन के खिलाफ चाल चली। उस चाल में नितिन बुरी तरह से फंस गया था। उस रात उस लड़की का मर्डर कर नाम नितिन पर लगा दिया गया था, क्योंकि नितिन उस लड़की का पीछा कर रहा था, उससे सच उगलवाना चाहता था। लेकिन उससे पहले ही उसने उसकी हत्या कर सारी चाल को उल्टा कर दिया और रघुनाथ की नज़रों में उसे नीचा दिखा दिया। सगे बाप ने भी उन इल्ज़ामों को सच मानकर उसे घर से निकाल दिया। 1 साल से वह शहर में रह रहा था, सबसे संबंध खत्म कर लिया था, लेकिन दादाजी उसका हिस्सा उसके बैंक अकाउंट में हर महीने भेजते रहते। उस पैसे को कभी नितिन ने खर्च नहीं किया था, पर आज उसे अपनी पत्नी सरोज को मुंह दिखाई देनी थी। बैंक अकाउंट में पड़े पैसे उसके अपने थे। उसने वह सारे पैसों से सरोज के लिए अपार्टमेंट खरीद लिया। यहाँ उसने अपार्टमेंट खरीदा नहीं, वहाँ हवेली में खबर पहुँच गई, जिस पर दादाजी ने उसे वापस बुलाया। रास्ते में हमला हुआ। वह सरोज को लेकर किसी तरह का रिस्क नहीं उठा सकता था। पहले वह अकेला था तो परवाह नहीं थी, पर अब सरोज भी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थी, उसकी जिम्मेदारी थी। गाड़ी आंगन में खड़ी करते हुए वह नीचे उतरा तो दूसरी तरफ से सरोज को भी नीचे उतरने का इशारा कर गया। ये इतनी बड़ी हवेली किसकी है? वह हवेली की दीवारों को देखते हुए बहुत इम्प्रेस हो रही थी। अंदर चलो, यहाँ नौकरानियाँ हैं, अंदर चलकर बात करते हैं। अलग रास्ते से होते हुए उसे अंदर ले आया था। उसे लिए एक बड़े से रूम में दाखिल हुआ, जहाँ उसके दादा पहले से मौजूद थे। उनका पैर छूते हुए बोला, दादाजी आपने याद किया? वह गंभीरता से पूछ रहा था। तुमने शादी कर ली बगैर किसी घरवाले को इन्फॉर्म किए? क्या ये ठीक बात है? वह गुस्से की आवाज़ में बोले, मुझे कुछ गलत नहीं लग रहा। दादाजी, अपनी ज़िंदगी को लेकर आगे बढ़ना हर एक का अपना अधिकार है। मैं भी आगे बढ़ गया। उनका मान सम्मान ध्यान में रखते हुए बड़े प्यार से बोलता जा रहा था। तुम्हारे लिए ये काम बात होगी, लेकिन हमारे परिवार के लिए नहीं। ये अब हमारे परिवार की बहू है, इस हवेली की बहू। अब से ये यहीं रहेगी। तुमसे भी यही उम्मीद करता हूँ, तुम मेरी किसी बात को नहीं टालोगे। अपनी बात कहते हुए वह उसे सवालिया नज़रों से भी देखने लगे थे। बहुत मान था उनके शब्दों में। वह उन्हें देखता रह गया, फिर पलटकर दोबारा अपनी पत्नी सरोज को देखने लगा, जो हैरानी की मूरत बनी खड़ी थी। ये क्या नितिन की फैमिली थी? मुझे तो हमेशा यही लगा इसका दुनिया में कोई नहीं। वह सोचों के ताने बोने बुनती रही। इधर नितिन अपने दादाजी से बात कर रहा था। किस अधिकार से हम यहाँ रहेंगे दादाजी, जबकि आपका बेटा मुझे सुमित की वजह से घर से निकाल चुका है। अपने उस बेटे का विश्वास कर लिया, लेकिन अपनी पहली पत्नी के बेटे पर विश्वास नहीं किया। मैं यहाँ नहीं रह सकता दादाजी, प्लीज़ नाराज़ मत होना। वह गुस्से के अंदाज में बोला, तुम्हारे पापा शर्मिंदा है। तुम्हारे जाने के बाद सारी सच्चाई सामने आ गई है। सबको पता चल चुका है कौन मुजरिम है। वह तो तुमसे मिलने भी आने वाले थे, माफ़ी मांगने वाले थे। कितनी बार आए, लेकिन तुमने उनसे हर बार मिलने से मना किया। जब मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मैं बेगुनाह हूँ, तब तो किसी ने विश्वास न किया। दादाजी, जिन्हें रिश्तों पर विश्वास नहीं, तो क्या पत्थर के भगवान पर क्या खाक विश्वास करोगे? दादाजी उसकी बात सुनते ही दादाजी हैरान रह गए थे। कल तक उनका बेटा रघुनाथ बहुत बड़ा बेरहम बना था। पोता तुम्हारी जो भी शिकायत है दादा के साथ यहाँ रहकर भी दूर कर सकते हो। अब और ज़्यादा कोई बहस नहीं होगी। बहू से मिलवाओगे या खुद मिल लूँ? उनकी बात पर नितिन ने सर झटका। वो मुस्कुरा रहा था। मुस्कुराते हुए सरोज की तरफ पलटा। सरोज, ये मेरे दादाजी हैं, बहुत बड़े जमींदार गुस्से वाले इंसान हैं। जाओ मिल लो उनसे। वह उसके बहुत करीब होता हुआ धीरे से बोला और उनका पैर छूने के लिए इशारा कर गया। सरोज ने मुस्कुराते हुए उनके पैर छुए। बेटा खुश रहो, सदा सुहागन रहो। पता है मेरे पोते ने मेरी तारीफ कुछ कम कर दी, बाकी तो सब भगवान की मर्जी से चलता है। नितिन, बहू को रूम में ले जाओ।
मैं खाने वगैरह का इंतज़ाम करवा देता हूँ। नितिन सरोज को लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ा, जो आज भी ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था, जैसे वह छोड़ कर गया था। ये सब क्या है नितिन, ये सब क्या है? तुम्हारी असली पहचान क्या है? वह कमरे में आते ही उस पर सवालों के बौछार छोड़ गई। यार जस्ट थोड़ा सा सब्र कर लो, सब बता दूंगा। फिलहाल यही समझो, अब से तुम यहीं पर रहोगी, इस हवेली में, एक बहू की हैसियत से, एक मुखियाइन की पत्नी की हैसियत से। वह उसका कान खींचता हुआ बोल रहा था। कुछ देर तो सरोज कुछ बोल ही नहीं पाई थी। तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका पलट जवाब सरोज को पूरा गुमसुम कर गया। हाँ, मेरी कैरियर, उसका क्या, पढ़ाई का क्या? थोड़ा गैप दे देंगे। जब तक दादाजी परमिशन नहीं देते हम उनसे बगावत नहीं कर सकते, इसलिए चुपचाप मेरा साथ दो। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे कैरियर को कुछ भी नहीं होने दूंगा। उसकी जिम्मेदारी मेरी है। वही हमेशा की तरह ठहराव वाला लहजा था, जो सरोज को बेहद पसंद आता था। फ्रेश हो जाओ, फिर चलते हैं, वह उसे प्यार से कहता हुआ ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। आज रोहन अपने जुल्म की वजह से सच को ज़्यादा देर तक नहीं छुपा पाया। जब घर वालों को सब कुछ पता चल गया, सभी घर वाले हैरान रह गए थे। इंदिरा देवी बड़ी हैरानी से रोहन को देख रही थी, जबकि यही भावना का किया हुआ था। और फिर विवेक ठाकुर का भी। मेरी बेटी बेगुनाह थी, उन्होंने फूट फूट कर रो दिया। कितना कहती रही मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी, उसकी बात नहीं मानी, उसे सजा दे दी। इंदिरा देवी दुख से आधी हो गई थी, लेकिन अब वक्त बीत चुका था। सब शर्मिंदा थे अपनी अपनी जगह पर, लेकिन भावना को एक शब्द भी किसी ने नहीं कहा। उसकी तरफ देखना भी ठीक नहीं समझा। किसी ने ये नहीं सोचा उसने सब क्यों किया। किसी ने उससे पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं की। वे अब डर रही थी, डांट फटकार देते तो ठीक था, लेकिन उनकी चुप्पी भावना को किसी बड़े तूफान का पता दे रही थी। सरोज हवेली में आकर बहुत हैरान परेशान थी। उसे अब रानी महारानी वाला मान सम्मान दिया जा रहा था। उसका कपड़ा भी बहुत महंगा था, जो उसने अभी अभी पहना था। उसके साइड जिप के साथ उलझे हुए थी। अब तक थक गई थी। सरोज आ जाओ यार, शॉपिंग पर चलते हैं, तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ, बाहर से बोला। सरोज ने दरवाजे से जरा सा मुंह निकालकर उसे देखा। ये तुम्हारे महारानियों वाले ड्रेस का जिप बंद नहीं हो रहा, मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। वह रोनी सी शक्ल बनाकर बोली तो नितिन ने दिल को मजबूत किया। ड्रेसिंग रूम के अंदर चला आया, जहाँ वह पलटकर अपने सारे बाल आगे किए, कमर के पीछे जिप को आगे सरकाने में लगी हुई थी। नितिन के गले में नसें उभर कर बाहर आ गई। कुछ खूबसूरत बदन तो पहले भी देख चुका था। उसके माथे पर पसीने की कतरे दिखाई दी। आगे बढ़कर वह लाइट बंद करता चला गया, जबकि आईने में वे दोनों एक दूसरे को बिना पलक झपकते देखे जा रहे थे। उसकी जिप बंद करते हुए उसकी कमर के बालों को बेकाबू छूते हाथों को भी उसको कमर से मिस किया तो वह कांप कर रह गई। जिप बंद होते ही सरोज ने अपने आधे खुले बालों को पीछे किया। नितिन उसे मोहब्बत से बाहर निकाल लाया। सरोज को लिए कमरे से बाहर निकलते हुए बोला। ड्राइंग रूम में आया, जहाँ रघुनाथ दादा के पास मौजूद थे। वे सब समझ चुके थे। आ जाओ बेटा, दोनों आ जाओ। वे दोनों का वेलकम कर रहे थे। सरोज उनके पैर छूती नितिन के साथ वाली चेयर घसीट कर बैठ गई। चुपचाप खाना खाया गया। बेटा, यह आपकी शादी का तोहफा है, इसे रख लो। दादाजी ने उसकी तरफ एक प्यारा सा खूबसूरत डिब्बा बढ़ाया था। सरोज नितिन को देखने लगी तो उसने हामी भरकर सिर हिलाते हुए उसको परमिशन दे दी। सरोज ने डिब्बा ले लिया। दादाजी ने रघुनाथ को इशारा किया, वह भी तोहफा दे। रघुनाथ ने एक तरफ नाराज बेटे को देखा, सरोज के सिर पर प्यार से हाथ रखा। पास कुर्सी पर रखे एक बहुत बड़े बॉक्स से वह शॉल उठाकर सरोज को उड़ा दी। ये पारंपरिक भारी कामदार शॉल था। उसके सामने करते नितिन को देखा, क्योंकि ये अधिकार नितिन को था कि वह अपनी पत्नी को वो भारी शॉल उठाए। नितिन, रस्म पूरी करो। आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो उन्हें ये सब करना होता, लेकिन अब वो नहीं रही, तो तुम हम सब के साथ पारिवारिक बहू का स्वागत करो। बल्कि कल रात यहाँ जश्न भी होगा। दादाजी के शब्द सुनते ही नितिन ने मुस्कुराते हुए उन्हें देखा, जैसे पहले से जानता था यही होगा। नितिन ने उसे वह पारंपरिक शॉल और कंगन पहनाए और नौलखा हार भी उसके गले में पहना दिया। कमरे में आते ही सरोज ने जल्दी से वह सब उतार कर ड्रेसिंग पर रख दिया और खुद पीछे हट गई। अपने तन से शॉल उतार कर एक तरफ रख दी। नितिन रूम में आया तो उसकी इस तरह की हालत देखकर बोला, क्या हुआ सरोज,
उसे डरा डरा सा देखकर उसके पास आया। तुम ठीक हो? उसका माथा चेक किया। ये सब कुछ क्या है नितिन? हमारी शादी किस हालात में हुई है तुम सब जानते हो ना, फिर ये सब क्यों कर रहे हो? मना क्यों नहीं किया घर वालों को ये सब करने से रोकने का? वह आंखों में आंसू लिए बोली, सरोज, हमारी शादी जैसी भी हालात में हुई हो, शादी तो शादी होती है। तुम्हें अपनी पत्नी मान चुका हूँ, उस रिश्ते को अपनी आखिरी सांस तक पूरा निभाऊंगा ईमानदारी से, लेकिन तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा कि तुम भी मेरे साथ ये सब करो। मैं दादा को भी नाराज़ करने का सोच नहीं सकता, इसलिए प्लीज़ तुम भी थोड़ा सावधान रहना। वह उसे ठहरे हुए शब्दों में समझाकर बाथरूम की तरफ चला गया। शावर लेकर निकला तो वह लाइट ऑफ किए बिस्तर पर सोने के लिए लेटी हुई थी। नितिन मुस्कुराया, उसके पास जाते हुए बिस्तर के एक तरफ टिक गया। आज नितिन के जज्बात उसको लेकर अजीब से हो रहे थे। पहली बार दिल में खलबली सी मची थी। साथ लेटी लड़की पर उसका पूरा अधिकार भी था, फिर भी वह खुद को कंट्रोल किए हुए था, जबकि आज उसकी तरफ दिल ही ले जा रहा था। उसकी कमर को याद करते हुए उसकी कमर पर तिल आंखों में समा गया था। पल भर में उसकी आंखों में खुमारी छा गई। उसके पास लेटकर उसके पेट के आसपास हाथों को अपने बाजुओं में ले गया। सरोज झटका खाती उसकी तरफ मुड़ी। उसे आज वैसे ही नितिन को देखने से डर लग रहा था, इसलिए चुपचाप लाइट ऑफ करके लेट गई थी। पर अब उसका डर सच साबित हो रहा था। उसका चेहरा धुंधली रोशनी में देखते हुए वह उसके माथे पर अपने होंठ रख गया। सरोज ने गहरी सांस भरी। वह डर रही थी, लेकिन नितिन को पीछे नहीं झटका। नितिन बिना कुछ कहे उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने सीने से चिपका गया। उसकी जिप को नीचे खिसका गया, जबकि दोनों की नज़रें एक दूसरे पर टिक गई थी। बिना पलक झपकाए एक दूसरे को देखे जा रहे थे। धीरे धीरे अपना हाथ उसकी कमर तक लाता वह और डर गई थी। वह अब कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसे पता था ये उसका अधिकार है। वह उसकी पत्नी थी। उसकी जिभ को नीचे कर दिया था, जिससे वो बुरी तरह से कांप गई थी। धीरे से ब्लाउज को उसके हाथों से निकालते हुए उसे चूमना शुरू कर चुका था। वो बेकाबू होती उसे दूर हटाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। चूमते चूमते वह उसके अंदर पहने बरा तक आया था, जिसका हुक पीछे ले जाते हाथ से खोल चुका था। उसे अब पूरा अपने सीने से चिपका चुका था। सरोज अपनी पूरी आंखें बंद कर चुकी थी। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। वह उसके होठों को अपने होठों में लेते हुए पीना शुरू कर चुका था, जिससे उसकी सांसें बार बार अटक रही थी। अब सरोज पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। कपड़े उसके खुल चुके थे। नितिन भी बिन कपड़ों के उसके ऊपर झुका उसके होठों को पूरी तरह घायल कर रहा था। अपने जुनून की आग में बहकता जा रहा था। थोड़ी ही देर में इतना उसे चूम चुका था। सरोज भी अब आनाकानी छोड़कर आहें भरने लगी थी। उसे बेकाबू करता हुआ उसके बैली बटन पर पहुंचा, उसका सिर तकिए पर रखता, उसे अपने नीचे एडजस्ट करता, उसकी चीखों को तेज करता चला गया। उस रात पूरी रात वह इश्क के समंदर में गोते पर गोते लगाते रहे। उस कमरे में सिर्फ आहें और सिसकियां गूंजती रही। पूरा कमरा उनकी आहों और सिसकियों से गूंज उठा था और महक उठा था। सरोज की दुनिया पल भर में बदल गई थी। वह एक नॉर्मल लड़की से आज महारानी बन गई थी, और वह भी उनके घर वालों की वजह से। घर वाले तो जलन में उसे बदनाम करने चले थे, ताकि उसके पिता के मरने के बाद उसकी जायदाद में कोई हिस्सा न हो। इस वजह से उसके किरदार पर उंगली उठाकर उसे एक अजनबी 2 टके के आदमी समझकर नितिन के साथ उसका ब्याह कर दिया था, जबकि नितिन को वे लोग बिल्कुल भी नहीं जानते थे। वे आदमी कौन है, कहाँ रहता है और क्या करता है। अनजाने में ही सही, उन लोगों ने सरोज को महारानी बना लिया था। सुमित उसकी शादी नहीं हुई थी, वही असली मुजरिम था।